ऑडियो 4। पुस्तक का नाम राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी, सेवा का अद्भुत आदर्श। पढ़ने के अतिरिक्त दोपहर में ही सूत काटने का कार्यक्रम पूरा किया जाता था। वे प्रतिदिन काफ़ी तादाद में बारीक सूत काटती थीं। 4 बजे से फिर रसोई का काम शुरू हो जाता और 5 बजे वे गांधी जी को खाना खिला देती थीं। वे स्वयं बहुत वर्षों से एक बार ही भोजन करती थीं। शाम को केवल थोड़ी सी कॉफ़ी पीती थीं। अंतिम 4 वर्षों में कॉफ़ी भी छोड़ दी थी। तब वे दूध में तुलसी की कुछ पत्तियां और काली मिर्च उबालकर उसी को पी लेती थीं। शाम को गांधी जी जब घूमने को जाते तो बा आश्रम में कोई बीमार होता तो उसके पास जाकर बैठती और तबीयत का हाल मालूम करती। फिर अन्य महिलाओं को लेकर स्वयं भी घूमने को जाती और जहां गांधी जी वापस आते हुए मिल जाते वहीं से उनके साथ लौट आती। संध्या काल की प्रार्थना में बा सदैव उपस्थित रहती थी और दूसरे लोगों के साथ रामायण का पाठ भी करती थी। प्रार्थना समाप्त होने पर सब महिलाओं से थोड़ी देर बातें करती और फिर गांधी जी के और अपने सोने की तैयारी करने में लग जाती। सोने के समय गांधी जी के सिर में तेल मलने का काम तो बा जीवन के अंतिम समय तक नियमित रूप से करती रहीं। सुबह 4 बजे फिर उठ करके आगामी दिन के कामों में लग जाना, यही उनकी नियमित दिनचर्या थी। यद्यपि अपने यहाँ करोड़ों स्त्रियां ऐसी हैं जिनको अपनी घर गृहस्थी में इससे अधिक परिश्रम करना पड़ता है, पर बा इस कार्य को जिस प्रकार श्रद्धा और कर्तव्य भावना से करती थी, उससे उनकी सेवा को एक पवित्र पूजा या उपासना का रूप दे दिया था। इस संबंध में बा की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मीरा बहन मिस स्लेड ने लिखा है, मैंने कई सालों तक बापू की सेवा चाकरी की है। इस बीच में मुझे बा के अद्भुत गुणों का दर्शन हुआ। प्रायः ऐसा होता कि बापू की निजी ज़रूरतों की खबरदारी रखने का काम सिर्फ हम दोनों पर आ पड़ता। बापू के तूफानी दौरों में तो बहुत सी अड़चनें और कठिनाइयां रहती, पर बा अचूक नियमितता से बिना थके इस काम को बड़ी खूबी के साथ किया करती। बापू के लिए भोजन बनाने और उनकी मॉलिश करने का काम तो वे अपने ही हाथ से करती थी। उसमें जहाँ तहाँ थोड़ी मदद मुझसे भी ले लेती। कपड़े धोने और सामान बांधने खोलने का काम मेरे जिम्मे था, लेकिन उसमें भी बा की पैनी नज़र बराबर मेरे काम पर बनी रहती। बा मानो कभी थकती ही न थी। सभाओं और मुलाकातों में बापू को रात में कितनी ही देर क्यों न हो जाए, बा उनके सिर में तेल मलने और उनके थके मांदे शरीर को दबाने के लिए उनकी राह देखती बैठी ही रहती और फिर सुबह 4 बजे की प्रार्थना में हाजिर रहकर पुनः बापू की सेवा में लग जाती। वे गैर ज़रूरी बातें करके बापू का वक्त कभी खराब नहीं करती। बापू के आसपास के सभी लोगों में वे बापू को कम से कम तकलीफ देती और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करती। इस जीवनचर्या के महत्व को समझते हुए यदि हम बा को एक योगी की संज्ञा दे तो उसमें कुछ अनुचित नहीं है। गृहस्थ योग भी योग शास्त्र की एक शाखा माना गया है और पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में अनेक नारियों ने इसी के द्वारा महान सिद्धियां प्राप्त की थी। बा की सेवा और परिचर्या भी लगभग निष्काम कर्मयोग की श्रेणी में जा पहुंची थी। बा की मनोभावना के संबंध में हमारा अनुमान कहाँ तक ठीक है, इस संबंध में गांधी जी के वक्तव्य की कुछ पंक्तियां यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा। बा का जबरदस्त गुण केवल अपनी इच्छा से मुझ में समा जाने का था। यह कुछ मेरे आग्रह से नहीं हुआ था, लेकिन समय पाकर बा के भीतर से ही इस गुण का विकास हो गया था। मैं नहीं जानता था कि बा में यह गुण छिपा हुआ था। मेरे शुरू के अनुभव के अनुसार बा बहुत हठीली थी। मेरे दबाव डालने पर भी वह अपना चाहा ही करती। इसके कारण हमारे बीच थोड़े समय की या लंबी कड़वाहट भी रहती, लेकिन जैसे जैसे मेरा सार्वजनिक जीवन उज्जवल बनता गया वैसे वैसे बा खिलती गई और दृढ़ विचार के साथ मुझ में यानी मेरे काम में समाती गई। जैसे दिन बीतते गए मुझ में और मेरे काम में सेवा में भेद न रह गया।
बा धीमे धीमे उसमें तादाकार होने लगी। शायद हिंदुस्तान की भूमि को यह गुण अधिक से अधिक प्रिय है। कुछ भी हो, मुझे तो बा की उक्त भावना का यही गुण मुख्य कारण मालूम होता है। बा की सेवा भावना। गांधी जी की सेवा और देखभाल तो बा का मुख्य कर्तव्य था ही, पर स्वभाव से ही सेवा भाव वाली स्त्री थी। कुछ तो स्वभाव से ही और फिर गांधी जी के सहवास तथा उदाहरण से उनका जीवन त्यागमय बन गया था। उनकी अपनी ज़रूरत बहुत कम थी। जब कभी गांधी जी अपने साथियों को लेकर बाहर जाते थे तो बा का बिस्तर सबसे छोटा होता था। वे बड़ी युक्ति और सुघड़ता से थोड़े से सामान से ही अपना सब काम चला लेती थी। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि मैंने भी अपनी ज़रूरतों को बहुत कम कर दिया है और तरह तरह के कपड़े पहनना भी बंद कर दिया है, पर तो भी मेरा बिस्तर बा के बिस्तर से दुगुना होता है। इसी प्रकार जब कोई अन्य प्रांत का युवक आश्रम में आया और उसने एक आलोचक की तरह गांधी जी से कहा कि आप सब किसी को तो चाय आदि पीने से रोकते हैं, पर बा तो प्रतिदिन 2 बार कॉफ़ी पीती हैं, तो गांधी जी ने उसे उत्तर दिया, तुमको मालूम है कि बा ने कितना अधिक त्याग किया है, कितनी वस्तुओं और आदतों को छोड़ा है। अब अगर मैं उसकी इस अंतिम छोटी सी आदत को भी छुड़ाने की कोशिश करूं तो मुझसा निर्दय पति और कौन होगा। सन 1939 में गांधी जी कलकत्ता से काफ़ी बीमार होकर वर्धा आए। उस समय यह समस्या सामने आई कि वे कहाँ सोएंगे। पहले तो वे अनेक आदमियों के साथ एक बड़े हॉल में सोते थे, पर अब आश्रमवासियों ने विचार किया कि बीमारी की हालत में उनको कोई ऐसा स्थान दिया जाए जिससे वे शांति से रह सकें। इस उद्देश्य से मीरा बहन ने अपना कमरा उनके सोने के लिए तैयार करके रखा था, पर गांधी जी ने कहा, मीरा ने तो वह कमरा अपने रहने तथा खादी के काम के लिए बनवाया है, मैं उसमें कैसे रह सकता हूँ, मैं तो अपने पुराने कोने में ही रहूँगा। मगर उस कोने में भी जगह कहाँ थी, वहाँ पहले ही कई व्यक्ति सोते थे। अगर बीमारी की हालत में गांधी जी वहाँ सोएंगे तो उनको अवश्य तकलीफ होगी। यह देखकर बा ने आगे बढ़कर कहा, मेरा कमरा है ना। इस पर गांधी जी उसमें सोने लगे, पर वह कमरा छोटा था और उसमें भी 1-2 अन्य लोग गांधी जी के साथ सोने को पहुंच गए। बा ने इस पर भी कोई ऐतराज नहीं किया, पर दूसरे दिन नाश्ता करते हुए गांधी जी ने ही कहा, मैंने खास तौर पर यह घर बा के लिए ही बनवाया था और अब मैं इस पर कब्जा किए बैठा हूँ। बा को आज तक कभी कोई अलग कोठड़ी नहीं मिली ही नहीं। मेरा और बा का जो कुछ था वह शुरू से ही सबके लिए था, पर इस ख्याल से कि बा को इस बुढ़ापे में थोड़ा एकांत मिल जाए तो अच्छा हो, मैंने यह घर बनवाया। पर बा ने कभी इसका उपयोग अकेले नहीं किया। उसने कई लड़कियों को इसमें अपने साथ रखा है, लेकिन मेरे आ जाने से तो बा को यहाँ से बिल्कुल निकल जाना पड़ता है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वही मेरे रहने की जगह धर्मशाला बन जाती है। मुझे यह खटकता है, पर बा ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। मैं जो चाहता हूँ बा से ले लेता हूँ, पर हर किसी को बा के पास भेज देता हूँ, पर वह हमेशा इसके लिए रजामंद रही हैं। इसके बाद वे अपनी चारपाई के पास ही बैठी हुई बा से हंसकर कहने लगे, होना भी तो यही चाहिए ना। अगर मियाँ एक कहे और बीबी दूसरा तो जीवन खारा हो जाए, लेकिन यहाँ तो मियाँ की बात को बीबी ने सदा माना ही है। एक अन्य अवसर पर जब कुछ हरिजनों ने गांधी जी के खिलाफ सत्याग्रह किया तो 5 व्यक्तियों की एक टोली सेवाग्राम में धरना देने और उपवास करने को पहुंची। गांधी जी ने बजाय नाराज होने के उनका स्वागत किया और कहा कि आश्रम में बैठने के लिए जो स्थान उनको सुविधाजनक प्रतीत हो उसी को पसंद करके ले ले। बा की झोपड़ी में एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा था। हरिजनों ने बा का बड़ा कमरा ही पसंद किया। गांधी जी ने बा को बुलाकर पूछा, तो इन हरिजन भाइयों को अपना वह कमरा बैठने के लिए देगी ना। अपने खिलाफ उपवास करने के लिए आए हुए हरिजनों को बापू ऐसी सुविधाएं दे और बा को नहाने के छोटे से कमरे में ही सब काम चलाना पड़े, यह उसे ठीक नहीं जान पड़ा।
उसने ताना मारते हुए कहा, आपने तो इन लोगों को अपने बेटे मान रखा है, तब आप इन्हें अपनी झोपड़ी में ही क्यों नहीं बैठाते? गांधी जी बोले, हाँ ये मेरे बेटे हैं, पर मेरे बेटे तेरे भी तो बेटे हुए ना। इन शब्दों में ने बा को लाचार बना दिया और उसने हरिजनों को अपने बड़े कमरे में बैठने की सुविधा कर दी। बा न केवल उन लोगों की धांधली ही सहन करती थी, वरन उनके लिए पानी आदि की भी व्यवस्था कर देती थी।